जब वर्ल्ड वॉर एंड हुई, बाय द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर यूएस के पास 75% के करीब दुनिया के गोल्ड रिजर्व जो थे वो एक मुल्क के पास आ गए। ऑयल या कमोडिटीज जो थी, जैसे जैसे दुनिया में वो बढ़नी शुरू हुई, उनका ट्रेड बढ़ना शुरू हुआ, वो भी डॉलर में होता था। तो एक ऐसा सिस्टम वजूद में आ गया जिसने ना चाहते हुए भी कंट्रीज़ ने यूएस को हेल्प किया अपनी हेजेमनी मेंटेन करने में और अपना ये डॉलर को एज ए रिजर्व करेंसी मेंटेन करने में। 1977 में बाय द एंड ऑफ 1977 जो यूएस के ट्रेजरी बिल्स होते हैं या यूएस के जो बॉन्ड्स होते हैं वो 20 से 25% एक मुल्क के पास थे, दैट वाज सऊदी अरब। डेमोक्रेसी इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग टू से, बट रिसर्च ये बात साबित करती है। ये बात जान के हैरानी हो या ना हो कि उन्होंने शुरू में करप्शन को भी होने दिया था। चाइना में करप्शन को भी होने दिया था, क्योंकि ये एक अजीब सी बहस है जो हम लोग भी करते हैं कि यार पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले इंस्टीट्यूशंस ठीक हो तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, ये इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो फिर इंस्टीट्यूशंस आएंगी। चाइना में गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के एक इदारे के तौर पे या इंस्टीट्यूशन के तौर पे नहीं, चाइना में गवर्नमेंट को एज अ पेरेंट के रोल पे देखा जाता है। तो उधर वो ये नहीं समझते कि वो गवर्नमेंट हमें इंटरवीन कर रही है, ये गवर्नमेंट हमें क्यों बता रही है। अगर आपके माँ बाप आपको कुछ कहें तो हम ये तो नहीं कहेंगे यार आप क्यों बता रहे हो, यू विल नो कि वो हमारी बेहतरी के लिए है। चाइना इज दी ओनली कंट्री जहाँ स्टूडेंट्स का वापस आने का रेशियो सबसे ज़्यादा है। क्यों वापस? अगर आप खुश नहीं है अपनी गवर्नमेंट से तो आप वापस तो नहीं आएंगे। आई थिंक हम सबको पता है इकोनॉमी के मसले क्या है, महंगाई सब, और उसके सोल्यूशंस क्या है वो भी पता है। इतने इतने सीनियर प्रोफेसर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जिनको पता है, बट बात फिर वो आती करेगा कौन। तो आई थिंक 1990s हो या 1947 से अभी तक इशू यही चल रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हमें जो मॉडल फॉलो करना चाहिए आई थिंक वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का है, उनका है मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी दोनों तरफ की। बट उसके लिए वो जो लोग हैं जो डील कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आई थिंक उनको अप स्किल भी करना चाहिए, उनकी कैपेसिटी भी इनहेंस करनी चाहिए। जिन सेंट्रल एशिया मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 100 years, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है जो डिप्लोमेटिकली भी, इकोनॉमिक वाइज भी और अदरवाइज भी जो रोल प्ले करेगा वो सेंट्रल एशिया ही है। वो सेंट्रल एशिया में अज़रबैजान एंड कज़ाकिस्तान। अभी आप देखें पिछले दिनों जो सीरिया इसराइल के इशू चल रहे थे, उसकी जो मीडिएशन की टॉक्स हुई हैं वो बाकू में हुई थी। अस्सलाम वालेकुम तमाम हाज़रीन महफ़िल को अल-मौरिस सोसाइटी की तरफ से वेलकम। आज की इस गुफ्तगू में हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। सैयद उसामा रिज़वी साहब एक कमेंटेटर हैं, पॉलिसी एनालिस्ट हैं और CSS की एकेडमी वर्ल्ड टाइम्स के पॉलिसी इनिशिएटिव के हेड हैं। हम इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं सर। थैंक यू सो मच। आज की हमारी टॉक इंटरनेशनल सिनेरियो में इकॉनमी और जो पैराडाइम शिफ्ट आ रही है पावर सेंटर में उसके हवाले से होगी। तो हम सर शुरुआत करते हैं, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन वुड्स सिस्टम एक इकॉनमी का इंट्रोड्यूस किया गया और वो कुछ अरसे के लिए चलता रहा और फिर उसमें तब्दीली करनी पड़ी प्रेसिडेंट निक्सन के दौर में। तो हमारे सामीन के लिए आप उस हवाले से कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि थोड़ी सी ग्राउंड बन सके जो आजकल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हम चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखें ब्रेटन वुड्स जो बना था उसकी पहले तो वजह क्या थी। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो नॉर्मली हम चीज़ें पढ़ते हैं उसमें नहीं बताया जाता वो ये था कि जियोग्राफी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था वर्ल्ड वॉर के अंदर। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो उसमें बिकॉज यूएस एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टिनेंट में था, बीच में पूरा का पूरा ओशन था, तो हम सबको पता है इसका। तो जब वर्ल्ड वॉर एंड हुई, बाय द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर यूएस के पास 75% के करीब दुनिया के गोल्ड रिजर्व जो थे वो एक मुल्क के पास आ गए थे। जब भी जंग होती है इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, रिसोर्सेज लगती हैं। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ और एलाइड फोर्सेस थी और जब तक यूएस फॉर्मली उसमें नहीं जंप किया था उससे पहले पहले उन्होंने लोन्स वगैरह भी सारे यूएस से लिए। तो बाय द एंड ऑफ द वॉर ऐसे हुआ कि यूएस एक स्टेबल कंट्री था और बाकी पूरी दुनिया जो थी इस साइड पे वो वॉर टॉर्न थी और बुरे हाल के अंदर थी। हैंस उनको ये चांस मिला कि क्योंकि अब सारे हमारे ऊपर ही मकरूज़ भी हैं, डिपेंड भी करते हैं, तो क्यों ना एक हम ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें डॉलर के अगेंस्ट हम इकोनॉमी को चलाएं, बट डॉलर जो है वो पेग हो या हेज्ड हो गोल्ड रिजर्व्स के अगेंस्ट। तो और खाली इसमें खाली आप ये देखें खाली जंग की एलिमेंट नहीं आता, इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिस करते हैं वो है ऑयल का रोल। मैं आगे आपको बताता हूँ अभी कि ऑयल या कमोडिटीज़ जो थी जैसे जैसे दुनिया में वो बढ़नी शुरू हुई, उनका ट्रेड बढ़ना शुरू हुआ, वो भी डॉलर में होता था। तो एक ऐसा सिस्टम वजूद में आ गया जिसने ना चाहते हुए भी कंट्रीज़ ने
यूएस को हेल्प किया अपनी हेजेमनी मेंटेन करने में और अपना ये डॉलर को एज ए रिजर्व करेंसी मेंटेन करने में। तो उसे बोलते हैं सेल्फ रीइंफोर्सिंग सिस्टम था। लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चल सका। अब ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते, क्योंकि उनकी जो डॉलर की सर्कुलेशन थी वो इतनी ज़्यादा हो गई कि जो उनके गोल्ड रिजर्व्स थे वो कम पड़ गए, लिहाजा फिर इसको ख़त्म कर दिया गया, ब्रेटन वुड्स को ख़त्म भी किया गया था। इसके अंदर भी जो रोल प्ले किया गया वो एक कंट्री है जिसको हम नहीं शायद उसको डिस्कस करते ज़्यादा, वो है सऊदी अरब का। वेरी इंटरेस्टिंग। अभी रिसेंट मैं किताब पढ़ रहा हूँ, उसका नाम आप ज़रूर पढ़ें, क्रूड कैपिटलिज्म नाम है उस किताब का। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, 2025 में आई है, क्रूड कैपिटलिज्म। उसमें बताया गया है कि 1977 में, बाय द एंड ऑफ 1977, जो यूएस के ट्रेजरी बिल्स होते हैं या यूएस के जो बॉन्ड्स होते हैं वो 20 से 25% एक मुल्क के पास थे, दैट वाज सऊदी अरब। तो वो बेसिस बनी जो हम बात करते हैं उसकी, पेट्रो डॉलर की, फ्लो की बेसिस बनी। इसके साथ साथ ये सारी की सारी कमोडिटीज इंक्लूडिंग डॉलर ऑयल के अंदर ही होते थे, तो तमाम ममालिक को भी ये कहा नहीं गया, उन्होंने खुद से ऑयल के बड़े बड़े रिजर्व्स मेंटेन करने, डॉलर के रिजर्व्स मेंटेन करना शुरू कर दिए। जब डॉलर के रिजर्व्स मेंटेन किए तो जो मैंने आपसे पहले बात की है, दिस इज हाउ unintentionally the whole world helped US in their expansionism, economic expansionism. So this is very interesting and it all started after the World War. तो इस पॉइंट को आप कह सकते हैं वो टिपिंग पॉइंट था। टिपिंग पॉइंट, मैल्कम ग्लैडवेल की थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग। तो ये वो टिपिंग पॉइंट था जिसके बाद फिर यूएस नहीं रुका अपनी सुप्रीमेसी के ऊपर। तो आई थिंक, और इस वक्त जिस दुनिया में अब हम स्टेप करते जा रहे हैं, या जो आजकल हालात चल रहे हैं स्पेशली ब्रिक्स वगैरह के लिहाज से, आई थिंक अब एक और टिपिंग पॉइंट आने वाला है, बट जिसका आउटकम काफ़ी डिफरेंट होगा। जनाब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसीली इस पर बात की। इस पर एक आर्गूमेंट ये भी आता है कि प्रेसिडेंट निक्सन ने इसको एक फेलियर के तौर पे समझते हुए फिर पेट्रो डॉलर की एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और फिर 70s से ऑनवर्ड फिर ये गल्फ़ कंट्रीज़ में ये चीज़ उसके साथ प्लेज करके फिर अभी तक ये चीज़ चल रही है, और डॉलर की स्टेबिलिटी में इसका बड़ा मेन किरदार है। तो पेट्रो डॉलर पॉलिसी और गल्फ़ के साथ जो अमेरिका का अलाइंस है उसके बारे में आप क्या कहना देखें? अभी जैसे मैंने आपको बताया, पेट्रो डॉलर कोई एज सच कोई एक स्पेसिफिक थ्योरी नहीं बनाई गई थी, कोई एक फोकस चीज़ नहीं थी। हम ऐसे समझते हैं, एक सॉर्ट ऑफ ए मिथ भी है कि पेट्रो डॉलर कोई चीज़ है, ये एक अलहदा से कोई नहीं बनाई गई, ये हो गई। इस तरह दुनिया के हालात बने या ट्रेड का इस तरह का फ्लो बना कि पेट्रो डॉलर्स आगे वजूद में। मैंने आपको भी बताया कि 1977 के एंड तक जो था सऊदी अरब, उसके पास यूएस के 20% ट्रेजरी बिल्स थे। लेकिन ये बात भी जाननी ज़रूरी है कि इसी दौरान जो ऑयल का ट्रेड था वो 20% तक स्टर्लिंग में भी होता था। स्टर्लिंग किसका था? यूके का, ब्रिटेन का। लेकिन जब ये ट्रेजरी बिल्स आए और सीक्रेटिव मीटिंग्स हुई सऊदी अरब के अगेंस्ट, तो उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि नहीं, हम कमोडिटीज़ को डॉलर के अलावा किसी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टर्लिंग भी पीछे चला गया। वर्ल्ड वॉर के फ़ौरन बाद नहीं ख़त्म हुआ था ये। आर्म्स का ट्रेड, वेपन्स का ट्रेड सारा का सारा डॉलर में होता गया। और मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ के अंदर, चूंकि वो लंबी बात होगी, अपनी एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का इशू था, उनके अपने मसले मसाइल चल रहे थे, ट्राइबल भी, डायनेस्टिक भी। तो यूएस के साथ ट्रेड करने की वजह से जो अभी भी आप देखते हैं कि ये एक सिमेट्रिकल अलायंस बनी हुई है, उनको श्योरिटी थी कि वो हमारे इसमें हेल्प करेंगे, हम यूएस के कमोडिटीज़ और उनको परचेज करेंगे। तो लिहाजा उन्होंने कुछ सोचा नहीं था कि हम पेट्रो डॉलर बनाएंगे। वो बन ऐसा गया, दोनों की विन विन सिचुएशन हो गई। और ये मैं नहीं कहूँगा कि फेलियर नहीं था कि ये जो ब्रेटन वुड्स को ख़त्म किया गया, ये तो सक्सेस थी डॉलर की। मैंने आपको कहा जो ब्रेटन वुड्स था वो इसलिए बना था कि डॉलर का जो सर्कुलेशन है वो बैक्ड बाय गोल्ड होगी। डॉलर की सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि उतने गोल्ड रिजर्व्स पीछे नहीं थे। इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म यूज़ करता है रे डैलियो। एक, मैं सॉरी बुक्स के रेफरेंस देता हूँ ज़्यादा ताकि, तो रे डैलियो ऑथर है, बहुत इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज़ों पे बातें करता है। वो कहता है M0, M1, M2, M3 मनी की बात करता है, मनी, टाइप्स ऑफ मनी। तो ये फिएट करेंसी यूज़ हुई, फिएट करेंसी उसको बोलते हैं, कि जिसमें किसी के अगेंस्ट वो हेज नहीं है, किसी के साथ वो पेग्ड नहीं है। तो डॉलर जब ये आया तो उसका मतलब था फ्री, जितना मर्जी यूज़ करें, सेंट्रल बैंक विल पब्लिश इट। तो दिस वॉज नॉट एट ऑल अ फेलियर। इसी ने अभी भी आप देखें, जो मर्जी कह रहे हैं, ब्रिक्स बढ़ गया, आई नो इस पर हम बात करेंगे, बट एक चीज़ जो यूएस की सबसे बड़ी सुपर पावर है वो अभी भी फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है। डॉलर की वजह से तो यूएस सैंक्शंस लगा सकता है, अगर डॉलर ना हो तो सैंक्शंस क्यों लगाएगा वो?
और सैंक्शंस एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इकोनॉमिक टूल है जो उसने यूज़ किया, वो कितने कंट्रीज के अगेंस्ट। तो दिस वाज नॉट एट ऑल अ फेलियर एज पर मी, दिस वाज अ सक्सेस ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म आई वुड से, कि वो इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर गया कि उसको उन्होंने रोका पड़ा कि किसी चीज़ के अगेंस्ट हम उसको हेज नहीं कर सकते, पेग नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ठीक। जी आपने अमेरिकन एम्पीरियलिज्म की बात की, इकोनॉमिक एम्पीरियलिज्म की, तो पैरेलल जब ये सिस्टम पेट्रो डॉलर पॉलिसी चल रही थी तो चाइना में डेंगिज्म के हवाले से एक हाइब्रिड इकोनॉमिक सिस्टम का एक रिफॉर्म्स कह सकते हैं कि माओ के बाद वहाँ पे चाइना में एक नया इकोनॉमिक सिस्टम आया, उसने शायद आज की जो चाइना की इकोनॉमिक सक्सेस है उसकी दागबेल डाली। इस हवाले से आप डेंगिज्म की चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से क्या राय? चाइना का बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको पहले भी बताया था, चाइना का जो मॉडल है या एज अ कंट्री वो मेरी फेवरेट कंट्री है। आई नो लोग डेमोक्रेसी और इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं, बट पहली बात तो ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्री कंडीशन नहीं है। राइट। मतलब मैं एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि दुनिया में चाइना सबसे बड़ी एग्जांपल है, साउथ कोरिया जो इकोनॉमिक सक्सेस हुई थी वो एक अंडर अ जनरल हुई थी। जो ली क्वान यू है, सिंगापुर का फाउंडिंग फादर, उसको एक ऑथर है रॉबर्ट कैपलन, वो कहते हैं ये गुड ऑटोक्रेट्स थे। उसका स्टाइल बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि महातीर का भी एक पॉइंट पे बिल्कुल नहीं था। सो पहली तो बात यह है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ प्री कंडीशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग टू से, बट रिसर्च ये बात साबित करती है। दूसरी चीज़ ये कि यूएस चाइना के अंदर 1978 से जो डेंग ने ये चेंजेस लाने शुरू किए, उसका जो मेन प्रिंसिपल था वो उसने खुद भी बताया था, दो थे। सबसे पहला ये था, उन्होंने कहा कि जी इट डज नॉट मैटर इफ अ कैट इज वाइट और ब्लैक, उससे फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज इट कैचेस द माइस। ओके। तो इट मीन्स प्रैग्मेटिज्म के ऊपर था, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर था उनको अभी भी। इसलिए आप देखते हैं कि यूएस का ये कंसर्न होता है, ये दोनों डिफरेंट मॉडल्स हैं। यूएस अगर किसी कंट्री के साथ डील करता है तो उसका एक कंसर्न होता है कि उधर डेमोक्रेसी है कि नहीं, बिल्कुल, उधर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कितनी है इकोनॉमी के अंदर, जिसको लिबरल नियो लिबरलिज्म कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर इकोनॉमी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। तो यूएस इन चीज़ों से कंसर्न होता है, चाइना नहीं होता। तो इसकी जो फाउंडेशन है वो 1970s से उसके ये डेंग की वजह से बेस्ड है। दूसरा उनका ये था एक्सपेरिमेंटेशन। वो कहते हैं फर्स्ट फायर बुलेट्स देन कैनन बॉल्स। पहले चाइना की अगर हम आगे बात करें, आप उनकी टाउन एंड विलेज एंटरप्राइजेस को देखें, आपको शायद ये बात जान के हैरानी हो या ना हो कि उन्होंने शुरू में करप्शन को भी होने दिया था। चाइना में करप्शन को भी होने दिया था, क्योंकि ये एक अजीब सी बहस है जो हम लोग भी करते हैं कि यार पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले इंस्टीट्यूशंस ठीक हों तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, ये इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो फिर इंस्टीट्यूशंस आएंगी। तो वो एक है उनकी ऑथर हैं, मिस एंग नाम है उनका, ANG। उसने अपनी किताब में बताया कि को एवोल्यूशनरी मॉडल होता है। कहते हैं इस बहस में पढ़ते रहेंगे तो हम इसी बहस में आजकल पाकिस्तान, आजकल नहीं हमेशा से, कि क्या करेंगे, तो इस बहस में पढ़ेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है। मैंने आपको भी शुरू में कहा उनकी बेस थी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, तो उन्होंने कहा जो है इसको यूज करते हुए इसको कितना बेहतर कर सकते हैं। तो उन्होंने एंटरप्रेन्योर, जो लोकल बॉडीज हैं चाइना में, वो सॉर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर बिहेव करती हैं। आपको पता है चाइना का हर प्रोविंस को एक फाइनेंशियल टारगेट दिया जाता है। उनके जो मिनिस्टर्स हैं और उनके जो लोकल बॉडी के जो ऑफिशियल्स हैं वो फंड रेजर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। वो अपनी फैमिलीज के अंदर जाते हैं, उसका नाम भूल गया, चाइना में उसका प्रॉपर एक सिस्टम का नाम है। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई लोगों से कि यार हमारा इस बार ये है कि हमने 1 करोड़ रुपए जमा करने, तो हमें बेशक उधार दे दें, मतलब, लेकिन उन्होंने अपने फाइनेंशियल टारगेट्स पूरे करने होते हैं। यही मॉडल आप देखते हैं सिंगापुर के अंदर भी। उसका मतलब होता है कि आप लोगों का स्टेक रखते हैं कंट्री की प्रोग्रेस में ना। सिंगापुर में भी ली कुआन यू ने लोगों का स्टेक बनाया था कि अगर वो ये चीज़ें करेंगे तो उनको भी मिलेगा, ग्रोथ होगी, अदरवाइज नहीं। तो चाइना में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक प्रैक्टिकलिटी, दूसरा ये कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन पे बिलीव किया। अभी भी चाइना में हर प्रोविंस के अंदर डिफरेंट मॉडल्स चलते हैं, जो सक्सेसफुल हो जाता है वो आगे चलता है। थर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये की थी कि बेशक उन्होंने मॉडर्नाइज कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन CPC जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसका रोल नहीं ख़त्म हुआ था, वो उन्होंने अपने पास ही रखा था। आई हैड द प्रिविलेज ऑफ गोइंग टू चाइना बैक इन 2016। मैं गया तो मैंने उधर खुद देखे, वो उन्होंने बनाए हुए हैं जी, वो बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं जिसमें लोग उन्होंने स्टूडेंट्स को लोन्स दिए हुए हैं जिसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं। वो लोन्स उन्होंने वापस नहीं करने। और बट एक बात है, उन्होंने
उसकी डायरेक्शन खुद बताई हुई है। वो कहते हैं ये 15 चीज़ें हैं जिस पे हमें ज़रूरत है एज अ कंट्री काम करने की। उन्होंने डायरेक्शन दे दी, उन 15 चीज़ों के अंदर जिस मर्जी पे काम करें। मतलब थोड़ा सा फ्रीडम भी है, लेकिन वो डायरेक्टेड है। डायरेक्टेड इम्प्रोवाइजेशन बोलते हैं इसको, कि वो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी का विजन है उसी के अंदर रह के है। और अगर फिर अब लोग कहते हैं, अक्सर ये उसके ऊपर बड़ी बहस भी होती है कि यार ये तो मॉडल ठीक नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो तो फिर आपको उसके लिए पहले चाइना को समझना पड़ता है कि 5,000 साल की उसकी हिस्ट्री है। एक और बात, हम जिस तरह गवर्नमेंट को एक गवर्नमेंट के तौर पे देखते हैं सारे लोग, चाइना में जो गवर्नमेंट है वो एज अ पेरेंटल रोल है उसका। अब ये तब पता लगेगा जब हम इसको पढ़ें ना। चाइना में गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के एक इदारे के तौर पे या इंस्टीट्यूशन के तौर पे नहीं, चाइना में गवर्नमेंट को एज अ पेरेंट के रोल पे देखा जाता है। तो उधर वो ये नहीं समझते कि वो गवर्नमेंट हमें इंटरवीन कर रही है, ये गवर्नमेंट हमें क्यों बता रही है। अगर आपके माँ बाप आपको कुछ कहें तो हम ये तो नहीं कहेंगे यार आप क्यों बता रहे हो, यू विल नो कि वो हमारी बेहतरी के लिए है। तो सिमिलरली उनका वो, अब ये बात हम या वेस्ट नहीं समझ सकते, क्योंकि वेस्ट तो ये कहता है ना कि जी सिंगल मॉडर्निटी, इसको मॉडर्निटी, बिल्कुल। कि एक ही मॉडर्निटी हो जिसके ऊपर सब चले, मैकडोनल्ड्स, हैप्पी मील्स, नेटफ्लिक्स, सूट्स। लेकिन ईरान देखें, सिविलाइजेशनल स्टेट है, चाइना एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। तो जो सिविलाइजेशनल स्टेट्स होती हैं वो अपने तरीके से चलती हैं। बट बात शुरू वाली दोबारा वही, कि बिल्ली चाहे काली है या सफ़ेद, उन्होंने 800 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। जब एक आप लोग इकोनॉमिक, जब लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे हों और आपके पास घर हो, सब चीज़ें चल रही हो, तो फिर आप प्रोटेस्ट वगैरह करने भी नहीं जाते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक रिसर्च हुई थी, उसमें कोई 1.5-2 लाख के करीब सैंपल सेट था। मैं इसलिए सैंपल सेट बता रहा हूँ क्योंकि अगर तो सैंपल सेट छोटा हो तो हम कह सकते हैं ना कि मैनिपुलेट हुआ है। और ये रिसर्च की भी एक वेस्टर्न इदारे ने थी, प्यू रिसर्च, PEW, प्यू रिसर्च ने। उसके अंदर उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में की थी कि कौन से लोग हैं जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड हैं। दे वर चाइनीज़। अब आप क्या कहेंगे, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बट उनके लिए शायद वो उतना मैटर नहीं करता उस लिहाज से। अभी ये जो हम स्टूडेंट्स वगैरह की बात करते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, आ रहे हैं। डू यू नो चाइना इज़ दी ओनली कंट्री जहाँ स्टूडेंट्स का वापस आने का रेशियो सबसे ज़्यादा है। क्यों वापस अगर आप खुश नहीं हैं अपनी गवर्नमेंट से तो आप वापस तो नहीं आएंगे। पता नहीं क्यों आते हैं। मेरे 2-3 दोस्त वो भी चाइनीज़ थे, तो वो यूके जाके पढ़ के दोबारा वापस आ गए। अब इस पे बहस की जा सकती है कि उनको फोर्सफुली बुलाया जाते हैं कि आई डोंट थिंक सो, लेकिन वो वापस आते हैं। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि उनका जो डेंग की मॉडर्नाइजेशन थी, जिसमें उसने एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च और 2 और थे, उसके ऊपर उसने काम किया था। वो चीज़ सही रही, क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकल होती है वो काम कर जाती है। लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी डिपेंड करती है आपकी सोशल कॉन्टेक्स्ट पे, आपके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे। तो अगर उस पर फोर्स करे वेस्ट या फॉर दैट मैटर एनी अदर कंट्री अपने आइडियाज़, तो वो काम नहीं करेगी। तो आपकी एक्सपर्ट राय से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज शी जिनपिंग की जो इकोनॉमिक सक्सेस है उसमें डेंगिज्म का हाइब्रिड इकोनॉमिक सिस्टम एक मेन रोल रखता है। एब्सोल्युटली, कोई डाउट ही नहीं उसके अंदर। ठीक, थैंक यू। इसके बाद जब 90s में एक हेजेमनी कायम होगी और यूनिपोलर वर्ल्ड होगी और उसमें फिर अमेरिकन का एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसका एक डंका बजना शुरू हो गया। तो इसमें पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो स्टार्ट से ही चाइना और अमेरिका के दरमियान हम बैलेंस करते हुए अपने सिस्टम को चलाते रहे हैं। ना सिर्फ इकोनॉमिक बल्कि फॉरेन पॉलिसीज़ और हमारी तकरीबन टिल्ट जो है वो चाइना और अमेरिकन के दरमियान में रहा है। तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ये 90s के ऑनवर्ड्स जो हमारा सिलसिला चला है इकोनॉमिक को देखते हुए, और चाइना की तरफ हमारा एक स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन भी रही और हमने अमेरिकन ब्लॉक को भी नहीं छोड़ा। इस हवाले से आप पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को कैसे देखते हैं इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली? देखें, मेरा बड़ा इसमें एक शायद स्ट्रेंज सा आइडिया है, जो हम जो सारे बैठे हैं इधर, या इवन किसी से भी आप पूछें, हमारे इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं वो इतनी देर से चल रहे हैं, इतनी देर से सेम चल रही हैं कि उसमें कोई बंदा आप कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर लिखना वगैरह छोड़ देना चाहिए। वही मसले हैं जो सब कब से चल रहे हैं। देखें, एक बड़ा अच्छा रेफरेंस मैं आपको देता हूँ कि IMF के पास जब एक मुल्क जाता है ना जी, तो वो जमा करता है LOI, लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं उसको। मतलब आप कहते हैं IMF को कि जी हमने आपसे इमदाद लेनी है तो इन वजहों से ले रहे हैं हम, ये हमारी इंटेंशन है, नीयत है। तो 1958 में गालिबन हम सबसे पहले गए थे IMF के पास। तब से लेके अभी तक किसी ने एनालाइज किया कि जो लेटर ऑफ इंटेंट है उसका कंटेंट कैसा है, क्या है, मतलब उसमें लिखा हुआ।
वो इतना सेम था कि तकरीबन वो कहता है डेट चेंज कर दें तो जो पहला लिखा हुआ था ना आप वही बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब बिल्कुल मेरे ठीक कहने है। का पर्पज़ है, आप आई थिंक हम सबको पता है इकोनॉमी के मसले क्या है, महंगाई सब, और उसके सोल्यूशंस क्या है वो भी पता है। इतने इतने सीनियर प्रोफेसर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जिनको पता है, बट बात फिर वही आती है करेगा कौन। तो आई थिंक 1990s हो या 1947 से अभी तक इशू यही चल रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। बाकी हमें ये इशू नहीं है कि हम करें क्या, हमें पता ही नहीं है, सबको पता है। हमारे इश्यूज खाली पाकिस्तान के थोड़ी हैं। मैं आपको बताऊं कि 1800s में वो कहते हैं एक मुल्क था जिसमें मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा था, फर्टिलिटी रेट्स बिल्कुल नहीं थे, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा थे, क्राइम का रेट सबसे ज़्यादा था, और बुरे हालात थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मुल्क ठीक हुआ और अब वो मुल्क यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएस भी तो ऐसे ही बना था। बिल्कुल और दुरुस्त। हमारे से ज़्यादा मसले भी हो सकते हैं मुल्कों के। अगर आप उसे बोलते हैं ना जो हम जियोग्राफिक डिटर्मिनिज्म के, जियोग्राफी हमारी बड़ी मुश्किल है, हमारी खाली मुश्किल थोड़ी है। आपको लगता है पूरे मैप में से पाकिस्तान की ज्योग्राफी मुश्किल है? ऐसा नहीं है। ये तो एक्सक्यूजेज आई थिंक हैं सारे। मुश्किल हो सकती है, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो अलहदा इशूज़ हैं। बट ओवरऑल ये जो यूएस चाइना के दरमियान हमारा रहना, सबसे पहले तो हमें खुद क्लैरिटी चाहिए होगी ना। कजाकिस्तान एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, कैसे वो ट्रांजिट लैंड लॉक्ड, बिल्कुल। ठीक है जी, और कैसे वो ट्रांजिट कंट्री बना इतना अच्छा। सिंगापुर, सिंगापुर में वो ली कुआन यू की किताब है ना जो दी फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू द फर्स्ट वर्ल्ड, उसमें बताता है जब हमने इकोनॉमिक बोर्ड डिवीजन बनाई थी ना, ईबीडी शायद शायद ये नाम है, तो हमारे जो एनालिस्ट थे हमने उनको सिखाया था कि जब ये कॉल करते थे ना लोगों को बताने के लिए कि सिंगापुर में इन्वेस्ट करें, तो वो नक्शे पे बताते थे कि सर अपनी आप उंगली ऐसे रखें, इधर से ऐसे सीधा लेके जाएं, फिर नीचे आए तो ये सिंगापुर है। मतलब उनको ये पता ही नहीं था कि सिंगापुर कहाँ है, उन्होंने ऐसे शुरू किया था। सो आई थिंक बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। हमारा शुरू से कन्फ्यूजन रही है बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, और अब आके ये कन्फ्यूजन ज़्यादा हो गई है क्योंकि सीपैक भी है, बट आईएमएफ भी है, चाइना भी है पार्टनर, बट हमारा सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर तो यूएस है। और हमें जो मॉडल फॉलो करना चाहिए आई थिंक वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का है। उनका है मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी, दोनों तरफ की। बट उसके लिए वो जो लोग हैं जो डील कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आई थिंक उनको अप स्किल भी करना चाहिए, उनकी कैपेसिटी भी इनहेंस करनी चाहिए। क्योंकि आई हैव, मेरा एक दो बार अगर किसी के साथ इंटरेक्शन हुआ भी है तो मुझे लगता है वाकई तौर पे कि कैपेसिटी का एक बड़ा इशू है। जो बंदा एडीबी के साथ डील कर रहा है या वर्ल्ड बैंक के साथ डील कर रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग हैं, लेकिन आई थिंक ज़्यादातर ऐसे हैं जिनको नहीं पता कैसे करना है। ब्यूरोक्रेसी जो है आई थिंक उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज अ गवर्नमेंट मशीनरी। तो आपने जो बात की है ना कि इकोनॉमिक ऑर्डर में हम कहाँ पे थे, आई थिंक वो सेम चल रहा है। जैसे हमारा लेटर ऑफ इंटेंट आईएमएफ को गया वो सेम है ना, अभी भी हमारे इश्यूज देख लें सेम है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं बस उसकी। आपने सेंट्रल एशिया की तरफ निशानदेही जी की और कज़ाकिस्तान की बात की, और 2012 तक वहाँ पे जो पॉलिटिकल कैओस आया और महंगाई इन्फ्लेशन की वजह से, जी और जो वहाँ पे गैस और ऑयल प्राइसेस के बाद एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हुई, उसके बाद बहुत सारे जो इंटरनेशनल सेक्टर्स हैं वो वहाँ पे अपनी एक रूट्स बनाने के लिए एक्टिव हो गए। मतलब ट्रक्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जी उसके बाद अमेरिका वहाँ पे अपनी फुटिंग चाहता है, चाइना के वहाँ से बड़े क्लोज रिलेशंस हैं, और रशिया भी ये चाहता है कि हमारा एक पुराना इनके साथ एक कल्चरल और हिस्टोरिकल अलाइनमेंट है, और पाकिस्तान के भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेक्स चल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सेंट्रल एशिया इस वक्त का एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेस बोर्ड है, और वर्ल्ड का एक राउंड अबाउट है हंड्रेड जिसमें बहुत परसेंट ज़्यादा 100%। देखिए मैं आई थिंक हम लोग अक्सर बात करते हैं ना पाकिस्तान का ट्रेड होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इंडिया के साथ होना चाहिए। मतलब मैं नहीं कहता आप इंडिया को ही क्यों देखते हैं, आप सेंट्रल एशिया को देखें। जिन सेंट्रल एशिया मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 100 years, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है, जो डिप्लोमेटिकली भी, इकोनॉमिक वाइज भी और अदरवाइज भी जो रोल प्ले करेगा वो सेंट्रल एशिया ही है। वो सेंट्रल एशिया में अज़रबैजान एंड कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान। अभी आप देखें पिछले दिनों जो सीरिया इसराइल के इशू चल रहे थे, उसकी जो मीडिएशन की टॉक्स हुई हैं वो बाकू में हुई थी। अभी 2 हफ्ते पहले चौथा इज़मीर बाकू एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई है। अज़रबैजान वो मुल्क है जो टर्की के अंदर सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट जिस कंट्री की है दैट इज़ अज़रबैजान। इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री एज कम्पेयर टू टर्की, बट इट इज़। टर्की में माइनिंग का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अज़रबैजान की कंपनीज जो हैं उधर इन्वेस्ट कर रही हैं, उनकी 3-4 उधर रिफाइनरीज हैं, पेट्रोकेमिकल की रिफाइनरीज हैं। और अभी जो ये आ रहा है ना रिसेंटली 2022 के बाद, जो एक यूरोप अलहदा और रशिया वाला अलहदा, ये जो एनर्जी के अंदर मैं अक्सर एनर्जी के कहता अंदर हूँ
हम बात करते हैं ना चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की, तो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर जो सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट होता है ना, नज़र आता है, वो दुनिया की एनर्जी मार्केट्स के अंदर आता है। अदरवाइज नहीं आता इतना, अदरवाइज चीज़ें तकरीबन आपको वैसे ही नज़र आती हैं। लेकिन जो एनर्जी मार्केट्स हैं, जो ऑयल का फ्लो है, गैस का फ्लो है, वो आप देखें बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले इधर जाता था यूरोप रशिया से, अब वो सारा इधर आने लग गया। अभी एससीओ समिट हुई है, उस पर एक सबसे बड़ा इवेंट जो डेवलपमेंट हुई है वो है जो उन्होंने डील साइन की है $400 बिलियन की, रशिया और चाइना ने। पाकिस्तान की जीडीपी के साइज आप पता है किसी को कितना है? हाँ, अब थोड़ा सा बड़ा था इस बार है, 375 हमारी जीडीपी। उन्होंने एक डील साइन की है $400 की, 30 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, सॉरी 50 बिलियन चाइना। तो ये सारा जो चेंज आ रहा है ना, इसके अंदर सेंट्रल एशिया वो रीजन है जो एनेबल करेगा। इधर से गुजर के जाना है, इधर ही वो बंकर्स बनने हैं, इधर ही स्टोरेजेस बननी है,